बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो जनरल नॉलेज के अंदर हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का पोर्शन जो है वो किसी भी एग्जाम में वन पेपर एमसीक्यू में लाजमी तौर पे शुमार किया जाता है। इसमें से जो है एग्जाम में 10 मार्क्स का 20 मार्क्स का वहाँ बताया होता है, मेंशन किया होता है कि इतना पोर्शन जो है वो करंट अफेयर्स के अंदर से आना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, करंट अफेयर्स से मुराद लास्ट 2 ईयर के जो हैं, 2 to 3 ईयर के जो हैं फिनोमिनाज होते हैं। और वो जो वाकयात हैं, जो फिनोमिनाज हुए हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेशनल लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान करंट अफेयर्स, पाकिस्तान के अंदर क्या क्या मामला पेश आए। सेकंड टाइप होती है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, कि इंटरनेशनल लेवल पे जो मशहूर कंट्रीज हैं, जस्ट लाइक अमेरिका है, रशिया है। अब रशिया यूक्रेन वार हो रही है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रिटेन है, बरतानिया में वजीर आजम जिस तरह चेंज हुए, वो मामला। फिर जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनके अंदर जी, वो थोड़ा सा सिग्नल इशू था, उसके लिए माजरत। अब बताइएगा, मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है क्लियर? और स्लाइड्स अब आपको विजिबल हुई हैं? चलें, बेहतर हो गया। जी, बात हो रही थी करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स के अंदर मैं आपको बता रहा था कि जो है ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के दो तरह के करंट अफेयर्स होते हैं। और इसके अंदर हम लास्ट 2 ईयर्स के, अब क्योंकि लास्ट वैसे 3 ईयर होते हैं, लेकिन अब चूंकि 2021, 22 और 23 भी स्टार्ट हो गया है। अब आप जो भी एग्जाम देने जाएंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पोर्शन अभी जैसे जनवरी का मंथ स्टार्ट है, फिर फरवरी, मार्च, एक दो महीने लग ही जाएंगे, तो 2023 को वो करेंगे अब ना। तो हम जो कवर करेंगे इंशाल्लाह वो 2021 और 22 के जो डिफरेंट इवेंट्स हैं ना, उसको कवर करेंगे। और इसके अंदर हम इस तरह करेंगे कि नेशनल लेवल के जो इवेंट हैं, पाकिस्तान अफेयर, 3-4 लेक्चर इसके ऊपर रख लेंगे। और जो इंटरनेशनल लेवल के इवेंट हैं, 3-4 लेक्चर इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह से हम जो है वो करंट अफेयर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि ये एक जो सब्जेक्ट है वो बहुत डिवर्सिफाइड है,
क्योंकि आपको पता है डेली बेसिस पे चेंजेस आ रही होती हैं, डेली बेसिस पे कोई न्यू चीज आ रही होती है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट, उनका नॉलेज सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल इस्लामियात है ना, उसका नॉलेज सेम रहना है, पैगम्बरान कितने आए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के इवेंट, गजवात कब कब हुए, वो डेट चेंज तो नहीं ना होनी। जी, तो मैं आपको ये बता रहा था। हाँ, थोड़ी सी ना सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये ठीक हो जाए तो प्रॉपरली इसको ना स्टार्ट किया जाए। तो आपको मैं बता रहा था कि कुछ हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ये 8-9 जो सब्जेक्ट हैं, इनमें से कुछ सब्जेक्ट कहलाते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट, और कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो उनको वो डिवर्सिफाइड होते हैं, उनका डेटा चेंज होता रहता है। जस्ट लाइक अगर आप देखें इस्लामियात है या पाकिस्तान अफेयर है, उसका डेटा सेम रहना है। नमाज कब फर्ज हुई वो वही डेट रहनी है, रोजा कब फर्ज हुआ, गजवात कब हुए, पैगम्बरान के जो नाम है वो चेंज नहीं ना होने, वो तारीख में जो लिखे गए या जो हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है, कुरान और सुन्नत हमें जो बताता है उसके मुताबिक डेटा वही रहना है। इस तरह के सब्जेक्ट्स को हैंडल करना कंपैरेटिवली इजी होता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका डेटा चेंज होता रहता है, डिवर्सिफाइड होता है, और डोमेन उसकी काफी बड़ी होती है, काफी ज्यादा एरियाज होते हैं। उनमें से एक हमारा सब्जेक्ट जो है करंट अफेयर भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेली बेसिस पे वाकयात चेंज होते रहते हैं। डिमेंशंस बहुत ज्यादा है, एक दिन में कई वाकयात हो जाते हैं। तो इसको एक तो कवर करने का तरीका कार ये होता है कि जो लोग न्यूज सुनते हैं बड़ी अच्छी बात है, जो लोग नहीं सुनते वो अब से न्यूज सुनना शुरू कर दें। कोई हेडलाइन सुन लें न्यूज बुलेटिन की, ये दुनिया ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, या कोई भी जो है न्यूज़पेपर जरा न्यूट्रल टाइप का, उसके ऊपर हेडलाइंस दी होती हैं, आप वो 15 मिनट की हेडलाइन 9 बजे वाली चला लिया करें। जो 9 बजे वाली होती है ना, वो आमतौर पे 10 से 15 मिनट की होती है, उसमें काफी कुछ आ जाता है। ठीक है, और उसमें ये चीजें हमने याद नहीं रखनी होती कि जो है फलां जगह बर्फबारी हो गई, या जो है ट्राले ने टक्कर मार दी जो है मोटरसाइकिल सवार को, ऐसी बातें नहीं याद करनी होती। हमने उसमें भी ऐसे लेवल याद करने होते हैं कि फलां जगह का प्रेसिडेंट चेंज हो गया, या पाकिस्तान में फलां मिनिस्टर ये कह रहा है, तो हमने ये देखना होता है वो मिनिस्टर कौन है, डिफेंस का मिनिस्टर है, एनर्जी का कौन सा मिनिस्टर है, वजीर आजम किसी मुल्क में गए हैं, या हमारे मुल्क में कोई किसी मुल्क का अम्बेसडर आया है, या कोई प्रेसिडेंट हमारे मुल्क में आ रहा है। तो ऐसे मामला को हमने देखना होता है। जैसे अभी आप देखें कि क्लाइमेट रेजिलियंट पे हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिनीवा में, वो पूछ लेगा क्लाइमेट रेजिलियंट पे कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, जिनीवा में हुई थी अभी, आपको पता होगा, जहां से वो पैसे पूसे इकट्ठे किए हैं, और वहां किस मुल्क ने कितने पैसे दिए। तो ये डेली बेसिस पे न्यूज अगर आप सुनते रहे तो आपका जो एक माइंड का मैप होता है ना वो क्लियर होता जाता है। एक चीज ये हो जाती है। दूसरी चीज हो जाती है, मैं आपको लेक्चर्स देता रहूंगा, नेशनल लेवल के ऊपर भी लेक्चर 3-4 हो जाएंगे, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे 3-4 लेक्चर हो जाएंगे। साथ डेली बेसिस पे अभी मैं आपको ना फाइल प्रोवाइड करता रहूंगा ईयरली बेसिस की। फॉर एग्जाम्पल नेशनल लेवल 2022 में क्या क्या पाकिस्तान के अंदर मामला हुए हैं, उसकी मैं आपको एक फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। वो उसमें मंथ वाइज और जो है एक ईयर के वाकयात होंगे, फॉर एग्जाम्पल 70-80 वाकयात हैं इंपॉर्टेंट, वो आपने रीड करनी होगी। नेक्स्ट डे 2022 में इंटरनेशनल क्या वाकयात हुए, वो मैं आपको एक फाइल प्रोवाइड करूंगा साथ में, वो आप पढ़ लेंगे। इसी तरह हम 2021 की नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एक एक फाइल उसको भी देख लेंगे। डेली बेसिस पे मैंने आपको एक फाइल प्रोवाइड करनी होती है जिस जो पीडीएफ पेपर होता है आमतौर पे, लेकिन करंट अफेयर के दौरान मैं आपको पेपर्स प्रोवाइड नहीं करूंगा। करंट अफेयर क्या, क्योंकि ये हमारा जो एक वीक चल रहा होगा इसके अंदर मैं आप लोगों को वो फाइल प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर इन गुज़िश्ता जो 2 साल गुजरे हैं उसके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का डेटा होगा। तो इस तरह से जो हमारा ये करंट अफेयर का टॉपिक है वो काफी हद तक कवर हो जाएगा। अब चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको नेशनल लेवल के इश्यूज पढ़ाऊंगा,
तो आप देखिएगा नेशनल लेवल पे पाकिस्तान में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रही हैं। हमारे यहाँ जो मसला रहा है, अगर आप देखें, एवरग्रीन मसला है कश्मीर का इशू। लास्ट ईयर में, उससे पहले 2019 में जो इंडिया ने कश्मीर को अपने अंदर जम कर लिया, और फिर उसके बाद जो है वो अभिनंदन वाला वाकया होता है, ठीक है। फिर इंडिया कई अमेंडमेंट्स लाता है, इंडियन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आता है, और कश्मीर की जो जियोग्राफी है उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है, डायनामिक्स जो है वहाँ की, डेमोग्राफी जो है। तो है तो ये इशू स्टार्ट होता 1947 से, जब पाकिस्तान बना था, ठीक है। लेकिन चूंकि हम देखेंगे कि 2000 ये 21st सेंचुरी के अंदर का भी बर्निंग और हॉट इशू और हॉट चेंजेस पाकिस्तान के हवाले से जो एवरग्रीन मसला है वो कश्मीर इशू है। एक बॉर्डर पे जो हमारा इंडिया वाला बॉर्डर है, ये देखिए ना, ये ऑलमोस्ट इस तरह से पाकिस्तान आ गया, यहाँ पे इंडिया है, ये अफगानिस्तान है। हमारे पाकिस्तान का मेजर इशू ये है, जो हम सिक्योरिटी एक प्रोन कंट्री है, कि हमारे जो दो बड़े बॉर्डर हैं, वहां पे जो दोनों कंट्रीज लगती हैं उनके साथ हमारे तल्लुकात बेहतर नहीं है। एक है इंडिया, ये वाला जो हमारा बॉर्डर है, ठीक है, रेड क्लिफ बॉर्डर, इंडिया के साथ हमारी हर वक्त जंग लगी रहती है। सिमिलरली अफगानिस्तान, इसके साथ भी तालिबान के साथ हमारे आजकल इशू चल रहे हैं। वो सारे आप देख रहे होंगे कि टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और वो हमले करते रहते हैं। तो एक तो कश्मीर इशू हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरे नंबर पे इस तरफ का इशू, ये जो टीटीपी के साथ हमारी लड़ाई हो रही है, हमारा जो जो अफगानिस्तान बना दोबारा से एमिरेट, इस्लामिक एमिरेट बन गया, अमेरिका वहां से निकल गया अफगानिस्तान से। उसके बाद हम ये समझ रहे थे कि तालिबान के साथ हमारे जो मामलात हैं वो अच्छे चलेंगे, क्योंकि हमने उनकी काफी मामलात में हेल्प भी की। काफी जगह हमने उनके साथ डुअल पॉलिसी भी खेली, मुशर्रफ के जमाने से लेके, और कई जगह हमने उनके साथ जो है हाथ भी मिलाया या मामला ठीक भी किए। लेकिन ओवरऑल कोई इस वक्त बहुत अच्छे मामला नहीं है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी। मतलब कि हमारे दोनों बॉर्डर जो हैं, और वो बलोचिस्तान बनाने को अलग एक सूबा बनाने की भी तहरीक चल रही है, इस तरह के। तो कुछ तो ये जो इश्यूज हैं ब्रॉड लेवल के, इनको मैं थॉरोली डिस्कस करूंगा। उस थॉरोली डिस्कस करने में हमारे पाकिस्तान अफेयर के भी काफी सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे, और आपका एक ओवरऑल कंसेप्ट भी कश्मीर के बारे में हो गया, बलोचिस्तान के बारे में हो गया, वो आप लोगों का जो है ना क्लियर हो जाएगा, जो कंसेप्ट है। अब हम जब अगर कश्मीर इशू को स्टार्ट करें, तो हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा, देख लें कि ये इशू क्रिएट कैसे हुआ, वजह क्या बनी, कश्मीर इशू है क्या। कश्मीर एक एरिया है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, एक एरिया का डिस्प्यूट है बिटवीन 3 न्यूक्लियर कंट्रीज। दुनिया में टोटल कितने न्यूक्लियर मुल्क हैं बताइएगा। अब ये जब हम डिस्कशन करेंगे ना टॉपिक्स पे, इसके दौरान मैं आपसे एमसीक्यूज डिस्कस करता जाऊंगा जो डिफरेंट पेपर्स में आए हैं। ये आप कोशिश करें, अगर अपने पास जो है जोट डाउन कर लें, कोई कॉपी पेंसिल रख लें, उस पर लिखते जाएं, क्योंकि ये जो अंदर मैं आपको बातें बताता जाता हूँ, डिफरेंट पेपर्स जो हुए, जो मैंने खुद दिए, कुछ स्टूडेंट्स ने दिए, उनके पॉइंट है। अभी ये न्यूक्लियर कितनी कंट्रीज हैं दुनिया में, इसके ऊपर भी जो है एमसीक्यू आया है रिसेंट पेपर में। तो ये चीजें आपने मेजर जो हमारी डिस्कशन है ना ये 1 घंटे की, उनमें ये चीजें ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। तो काइंडली मुझे आप बताइएगा, रुकिए। हम्म सरदार आफ्ताब कहते हैं 7, राय तैयब कहते हैं 8 से 9 के दरमियान है, जताशा कहती हैं 9 है, राय तैयब कहते हैं इसराइल और नॉर्थ कोरिया अनअनाउंस्ड है, ठीक हो गया। और आबिदा कहती हैं आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अक्सा सा असद कहती हैं 9 है, ठीक हो गया जी। इस वक्त जो कंट्रीज हैं न्यूक्लियर, वो 9 है। ये जो कह रहे हैं तैयब, वो ठीक कह रहे हैं इस हिसाब से कि इसराइल, नॉर्थ कोरिया अनअनाउंस्ड है, बट जो रिपोर्ट है जो डिफरेंट अदारों की, बल्कि वहां अदारे का नाम भी लिखा था कि उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कितने हैं, सिर्फ ही अदारा था या कौन सा अदारा था, तो वो 9 कंट्रीज बनती हैं। पहले 7 थी, लेकिन इसके अंदर जो है वो इसराइल और नॉर्थ कोरिया भी, ठीक है, वो शामिल हो गए, और अब जो है वो 9 हो गई हैं।
अच्छा, आपने कहा आप राइट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब 9 टोटल कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। उनमें से 3 कंट्रीज के दरमियान तो डिस्प्यूट है कश्मीर का। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला है, ऐसा नहीं है। कश्मीर इशू में चाइना भी शामिल है। आप ये देखिए, यहाँ नक्शा बना हुआ है, ये पाकिस्तान है, इसके साथ ये इंडिया बॉर्डर कर रहा है, और हमारे जो ऊपर नॉर्दर्न एरिया है वहां पे चाइना है। क्योंकि हमने आज तक चाइना के बारे में इसलिए नहीं सुना क्योंकि हम चाइना के दोस्त हैं। 1962-63 में हमारा चाइना के साथ एग्रीमेंट हो गया हुआ है। एक एरिया है जिसका नाम है एक्साई चिन, वो हमने एज ए गिफ्ट, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कह दिया कि ये चाइना का एरिया है, कश्मीर का अक्साई चिन उसका नाम है। और हमारा और इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इसलिए कश्मीर के जो तल्लुक है वो एक फ्रेंडली तल्लुक है, क्योंकि हमने एक एरिया जो हमें लगता था कुछ, वो चाइना को लगता था, हमने कहा इसके ऊपर चाइना अपना कंट्रोल ले ले, तो उसके ऊपर चाइना का कंट्रोल हो गया। लेकिन क्योंकि इंडिया और चाइना जो है इनका भी बॉर्डर आपस में लगता है, लेकिन जो कश्मीर साथ साथ बॉर्डर करता है, तो इनके दरमियान जो है वो लद्दाख का, आपने एक इशू सुना होगा, लद्दाख का एक इशू हुआ था चाइना और इंडिया वालों के दरमियान। तो वेपन नहीं यूज कर सकते थे, तो चाइनीज लोगों ने फिर चपेड़े चुपूड़े मारी थी इंडियन सोल्जर्स को, काफी वो आया था अपना, वीडियोस वगैरह भी बनी। ये कोविड के दिनों वाली में बात है, आपने देखी होगी लद्दाख एरिया में। तो जो लद्दाख एरिया है वो बेसिकली कश्मीर का एरिया है। अब अगर हम ओवरऑल कश्मीर देख लें, तो कश्मीर का जो मैप है, अगर ये देखिएगा, ये पिछली पिक्चर में, ये ये वाला एरिया जो पाकिस्तान, चाइना और इंडिया को बॉर्डर करता है, अगर हम इसको एक एज ए कंट्री देखें कि अभी ठीक है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ हिस्सा चाइना के पास है, कुछ हिस्सा इंडिया के पास है कश्मीर का। लेकिन अगर हम बात कर लें कि ओवरऑल अगर एक कश्मीर रीजन की, कि वहां पे बिल्कुल आजादी हर मुल्क ने कश्मीरी लोगों को दे दी और एक मुल्क बन गया, तो वो किस तरह से दिखाई देगा कश्मीर? वो इस तरह से दिखाई देगा जी कश्मीर, ये वाला रीजन, ये इतना हिस्सा ये कश्मीर कहलाता है। अब इसमें से जो ग्रीन कलर है, ये पाकिस्तान का कश्मीर है। पाकिस्तान के पास कश्मीर का कितने परसेंट हिस्सा है? ये जो रेड वाला हिस्सा है, अक्साई चिन, ये चाइना के पास है। चाइना के पास ये 17% है कश्मीर। और जो येलो वाला हिस्सा है, ये कश्मीर का हिस्सा इंडिया के पास है, 45%। ये इस तरह से 3 कंट्रीज के अंदर कश्मीर का हिस्सा, जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, डिवाइडेड है। ठीक है जी। अब किसी जमाने में ये मसला नहीं होगा। ये मसला तो तब बनाना जब पाकिस्तान और इंडिया की क्रिएशन हुई। जो बरतानिया के लोग हमारे इधर थे, अंग्रेजों की हुकूमत थी, वो जब जाने लगे तो उन्होंने मतलब ऐलान कर दिया कि जो प्रिंसली स्टेट हैं जहाँ पे शहजादे हुकूमत करते हैं, वो अपना फैसला खुद करेंगे। कश्मीर का मसला वहां से पड़ा ना। उससे पहले कश्मीर में क्या होता था, एक सरजमीन होगी जब दुनिया बनी, जब दुनिया बनी, ये कश्मीर का रीजन होगा, ये जो पहाड़ हैं और दरिया वगैरह बह रहे हैं, खूबसूरत सा एरिया है, वहां पे कौन लोग रहते थे? हम वहां से स्टार्ट करते हैं कि इब्तदा कैसे हुई यहाँ पे लोगों की, ह्यूमंस की। ये वो परसेंटेजेस लिखी हुई हैं। नहीं, वो भी कश्मीर का ही हिस्सा है, गिलगित। 1948 की वार में हमने, ये आगे मैं चल के आपको बताता हूँ ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको कश्मीर इशू का बैकग्राउंड दे दिया है कि ये इस तरह से लड़ाई है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ चाइना के पास है, कुछ इंडिया के पास है। तो ये हुआ कैसे? सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनिशियल जो रिकॉर्ड मिलता है वो मिलता है कि यहाँ पे बुद्धिज्म के लोग रहते थे। पहले लोग, आपको पता है, जंगलों शंगलों के अंदर रहते थे, झींगा लाला हु पत्ते शत्ते बांधे होते थे, घूम रहे होते थे।
मुझे कॉल आ गई थी। बात हो रही थी इनिशियल सिविलाइजेशन की, कि पहले जो लोग हैं वो रहते होते थे जो है जंगलों शंगलों के अंदर। फिर लोग सिविलाइज होना शुरू हुए, कोई इकट्ठे रहना शुरू हुए, साथ में डोमेस्टिकेशन शुरू कर दी, कुछ एनिमल्स रख लिए अपने कबीले की हिफाजत करने के लिए, साथ में कोई जहाँ जहाँ दरिया थे दरिया के किनारे झोंपड़ियां शोपड़ियां लगा के और इकट्ठे मिलके कुकिंग शुकिंग करने लग गए, कोई इकट्ठे रहने लग गए, उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। तो जो यहाँ पे पहली सिविलाइजेशन के असरात मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि यहाँ पे बुद्ध मत लोग रहते थे। बाद में यहाँ पे हिंदू लोग आ गए, उनको रिप्लेस हो गया बुद्ध मत लोग। दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन कौन सा है बताइएगा? दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन कौन सा है अकॉर्डिंग टू एफपीएससी पीपीएससी? यार आप लोगों की राय नहीं मिलती आपस में, क्या करें? हिंदुइज्म। हिंदुइज्म सबसे पुराना रिलीजन है, बुद्धिज्म उसके बाद आया था। हिंदू लोग सबसे पहले समझे जाते हैं कि आए थे। तो इधर लेकिन थोड़ा सा उल्ट था। यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग पहले रहते थे उस जगह पे, और वहां पे फिर दाएं बाएं से हिंदू लोग जो पहले कहीं पुराने रहते थे वो यहाँ आके आबाद हो गए। अच्छा, हम तो सुनते हैं कश्मीर एक मुस्लिम एरिया है, वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो मुस्लिम रूल जो वहां पे स्टार्ट होता है वो 13वीं सेंचुरी में स्टार्ट होता है, 1339 में। एक ये उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं बना हुआ था, अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान इनकी प्रॉपर बाउंड्रीज नहीं थी। अलहदा अलहदा जो है ना बादशाह मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और उस एरिया को फतह कर लिया और अपनी फतुहात का सिलसिला बढ़ाते जाते थे। तो स्वात का उस वक्त एरिया के अंदर एक बादशाह होता था जिसका नाम था शाह मीर। इसके ऊपर आप इंटरनेट के ऊपर देखिएगा, लंबी चौड़ी स्टोरी है। तो ये मूव करता करता इस तरफ आया और इसने इस एरिया को फतह कर लिया। जब इसने इस एरिया को फतह किया तो यहाँ पे मुसलमान लोग रहने लगे। ऐसा ऐसा उस एरिया में जो बुद्धिज्म और हिंदू लोग थे वो मुस्लिम बनना शुरू हो गए मुस्लिम्स में, क्योंकि वहां पे रूलर मुस्लिम आ गया। उसके बाद क्या हुआ, आपस में जंगें होती रहती थी। इस एरिया में मुगल लोग आ गए। मुगल बादशाहों के बारे में काफी सवाल पूछे जाते हैं। 1586 से 1751 तक अकबर और औरंगजेब का एरिया बनता है ये। उन दिनों मुगल बादशाह 1586 से 1751 के दरमियान अकबर बादशाह और औरंगजेब बादशाह, मुगल बादशाहों की पूरी एक तारीख है ना, उनमें से इन सालों के दरमियान मुगल बादशाहों ने बेसिकली इंडिया पे गवर्नमेंट की है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर में वो इस पीरियड के लिए रहे हैं, 1586 से 1751। अपनी कुछ फौजें यहाँ भी भेज दी, शाह मीर की फौजों से मुकाबला किया, इलाका क्लियर करवाया, और ये एरिया मुगलों बादशाहों के अंडर आ गया, जिनमें अकबर और औरंगजेब का नाम आता है। ठीक है जी, अब ये मामला हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक और जंग हुई, अफगान दुरानी। अफगानी लोग आगे, दुरानी एक कबीला था। 1747 से 1819 के दरमियान उसने यहाँ पे हुकूमत करना शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ जी, रंजीत सिंह आ गया। रंजीत सिंह का आप लोगों ने हिस्ट्री में नाम सुना होगा। इसको लाइन ऑफ पंजाब कहा जाता है। पंजाब के अंदर ये सिख इसने अपना रूल कायम किया था। सिख लोगों ने भी हुकूमत की है ना कुछ जगहों पे, पंजाब वगैरह के एरिया में भी इसने गवर्नमेंट की है। शेर पंजाब, हाँ जी, रंजीत सिंह ये आ गया और इसने अफगान दुरानियों से जो है लड़ाई की और यहाँ पे अपना रूल कायम कर लिया। 1819 से लेके 1846 तक यहाँ पे सिखों की गवर्नमेंट रही, रंजीत सिंह की गवर्नमेंट रही। उसके बाद जी यहाँ पे अंग्रेज आ जाते हैं। आप लोगों को पता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी तजारत के लिए आई थी यहाँ पे मुगल बादशाहों के पास, और ऐसा ऐसा उन्होंने पाकिस्तान के हिस्सों के ऊपर कब्जा करना शुरू, सब कॉन्टिनेंट के हिस्सों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। फिर उनकी डिफरेंट लड़ाइयाँ होती थी अंग्रेजों की, जिनमें एक टीपू सुल्तान से भी उनकी लड़ाई हुई थी मैसूर में। वो डिफरेंट शहजादों से लड़ाई वगैरह करके वो एरिया अपने कब्जे में करते जा रहे थे ना। तो 1846 में अंग्रेजों और सिखों की एक वार होती है जिसको कहते हैं एंग्लो सिख वार। और यहाँ पे 1846 में कौन आ जाता है? अंग्रेज। अंग्रेज अब क्या करते हैं, ये एरिया उनके पास आ गया तो वो ये एरिया बेच देते हैं एक हिंदू को। डोगरा फैमिली का एक हिंदू होता है,
और उससे एक मुआहिदा होता है जिसको बोलते हैं, ये पेपर में एमसीक्यू आया हुआ है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और कश्मीर दोबारा से हिंदू महाराजे के पास चला जाता है, गुलाब सिंह के पास। हरी सिंह मैंने शायद कह दिया पहले, गुलाब सिंह के पास डोगरा राज स्टार्ट हो जाता है। यहां तक मिल मिला के क्या बात बताने का मकसद, कुछ ये डेटें आपने याद कर लेनी है, ये ओवरऑल जीके के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ओवर, ये रंजीत सिंह है जी। ओवरऑल यहां तक बताने का मकसद कि कश्मीर जो एरिया था उसमें डिफरेंट बादशाहों ने गवर्नमेंट की है। जब से सिविलाइजेशन का, लोगों का रहने का, आबादी बढ़ने का सिस्टम स्टार्ट हुआ, सबसे पहले बुद्ध मत लोग रहते थे, उनको रिप्लेस किया हिंदू लोगों ने। हिंदू लोगों से लड़ाई करके आ गया बादशाह शाहमीर जो कि मुसलमान था। फिर ये एरिया कश्मीर का मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा अरसे के लिए रहा, 13वीं सदी से लेके ऑलमोस्ट 17वीं सदी तक। उधर बादशाह कौन कौन से रहे? शामीर बादशाह रहा, फिर मुगल बादशाह आ गए, मुगल बादशाहों के बाद दुरानी अंपायर आ गया अफगानिस्तान से। फिर उसके बाद जी उनके बाद ये एरिया चला जाता है रंजीत सिंह के पास, सिखों के पास। सिखों को शिकस्त दे देते हैं अंग्रेज, अंग्रेज आ जाते हैं उस एरिया में। अंग्रेज इस एरिया को एक मुआहिदा करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में। ये भी डेट भी इसकी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्रिटिश लोग जो हैं ये एरिया एक हिंदू को बेच देते हैं जिसका नाम होता है महाराजा गुलाब सिंह, और ये डोगरा फैमिली से तल्लक रखता है। इसको बोलते हैं डोगरा राज स्टार्ट हो जाना। अब जब हिंदुओं के पास दोबारा से ये एरिया आ गया, वहां के जो लोग थे मुकामी वो मुसलमान थे, क्योंकि मुसलमानों ने बहुत ज्यादा अरसा वहां पे गवर्नमेंट की थी, जिसकी वजह से, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि शामीर से शुरू हुआ, मुगल लोग आ गए, अफगानी दुरा अंपायर आ गया, तो वहां काफी ज्यादा लोग मुसलमान हो चुके थे। लेकिन उनके ऊपर रूलर कौन आ गया? दोबारा से हिंदू। ठीक है। अब ये सारे एमसीक्यू के वाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाराजा गुलाब सिंह को ब्रिटिश लोगों ने कश्मीर कितने पैसों में बेचा था? 75 लाख में। 75 लाख रुपीज, नानक शाही उस वक्त करेंसी चलती थी, 75 लाख नानक शाही रुपीज में बेचा था। तो कश्मीर जो है एक प्रिंसली स्टेट बन गया, शहजादों की जहां पे गवर्नमेंट होती है। एक मिनट रुकिएगा जी। अब देखिए, ये एरिया था पाकिस्तान वाला, ये एरिया था इंडिया वाला, और यहाँ पे कश्मीर का एरिया कुछ पड़ जाता है। इन सारे एरियाज के ऊपर बरतानिया की गवर्नमेंट थी एट द एंड। लेकिन इधर काफी सारी स्टेट, छोटी छोटी ऐसी स्टेट्स थी जिन पे शहजादे भी गवर्नमेंट करते थे, जिनमें कश्मीर एक बड़ी स्टेट थी। टोटल कितनी स्टेट थी जब बरतानिया यहाँ पे गवर्नमेंट करता था इस सारे इलाके के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जब ये आए थे, तो इस सारे एरिया में कितनी स्टेट्स थी जिन पे शहजादे गवर्नमेंट करते थे? इन्होंने उनको बेच दी ना शहजादों को, कुछ एरिया शहजादों को बेच दिए थे बरतानिया ने। 537, 500 समथिंग। ठीक है, कमोबेश, हाँ जी। ये डिफरेंट इसका मिलता है, 562 ज्यादा ऑथेंटिकेटेड मिलता है, 570 भी इसका आपको मिलेगा कहीं पे, कहीं पे कुछ मिलेगा। जो मैंने सर्च की और मुझे एक्यूरेट ज्यादा मिला वो 562 इस तरह के इलाके थे जिनमें शहजादे गवर्नमेंट करते थे। इनको बोला जाता था प्रिंसली स्टेट्स। अब इन प्रिंसली स्टेट्स जो हैं इनमें हैदराबाद भी शामिल था, जूनागढ़ भी शामिल था, और भी बेशुमार, स्वात भी शामिल था, ठीक है, बहावलपुर भी शामिल था। नवाब गवर्नमेंट करते थे वहां पे। हैदराबाद में नाजिम गवर्नमेंट करते थे। मुख्तलिफ नाम दिए हुए थे उन्होंने अपने अपने बादशाहों को। तो इनमें से एक एरिया ये भी बन गया जिसको प्रिंसली स्टेट का नाम दे दिया गया, कश्मीर। जब बरतानिया के लोग 1947 में यहाँ से जाने लगे, पार्टीशन करके पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग मुल्क बना के, तो इन 562 स्टेट्स को ये अख्तियार दे दिया गया
कि तुम चाहो तो पाकिस्तान के साथ चले जाओ, तुम चाहो तो इंडिया के साथ चले जाओ, प्रिंसली स्टेट्स, और चाहो तो आजाद भी रह सकते हो। बरतानिया यहाँ से चला गया, उसने यहाँ पे 90 साल गवर्नमेंट की, पाकिस्तान इंडिया, जिसको ओवरऑल यूनाइटेड इंडिया बोला जाता था उस टाइम, या इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट बोला जाता था। जब वो यहाँ से जाने लगा तो उसने दो मुल्क बना दिए। ये वाली लाइन तो वो खींच गया, ये वाली, ये भी उसने कुछ बता दिया कि ये एरिया पाकिस्तान का होगा, ये इंडिया का होगा, कुछ एरियाज का तो वो बता गया। लेकिन जाते जाते वो प्रिंसली स्टेट्स को ये कह गया कि तुम चाहो तो पाकिस्तान के साथ चले जाओ, तुम चाहो तो इंडिया के साथ चले जाओ, और चाहो तो तुम आजाद रह लो। काफी सारी रियासतों ने आजाद रहने का भी फैसला किया था। पाकिस्तान के साथ ऑलमोस्ट कितनी, कोई आइडिया है आपको, कितने इन 562 में से कितनी रियासतें थी, कितने शहजादे थे जो पाकिस्तान के साथ मर्ज हुए थे इन 562 में से? कोई आइडिया है आप लोगों को? बहावलपुर सबसे पहले मर्ज हुआ था, हाँ जी, नवाब वो बहावलपुर ने सबसे पहले ऐलान किया था। काला बाग वाला एरिया भी है, बिल्कुल, स्वात भी है, दीर भी है, चित्राल भी है। 14, ऑलमोस्ट 14 इस तरह के एरिया थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ आने का ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान में शमूलियत चाहते हैं। बाकी सारे एरिया, क्योंकि वो इंडिया के अंदर थे, छोटी छोटी स्टेट, उनको पॉसिबल ही नहीं था कि वो जो है उड़ के पाकिस्तान के अंदर, मतलब एक स्टेट यहाँ पे है, यहाँ पे एक स्टेट है, वो कैसे पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर ले। तो ज्यादा स्टेट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर पड़ती थी, तो उन्होंने इंडिया के साथ ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के साथ कमो बेश जो है 13-14 स्टेट्स थी जिन्होंने ऐलान किया था, जिसमें बहावलपुर भी आता है, ठीक है, ये अपना स्वात भी आ जाता है, कलाम भी आ जाता है, चित्राल भी आ जाता है। ये एरियाज हैं, कुछ सिंध के इलाके हैं, कुछ बलोचिस्तान के इलाके हैं, ऐसे करके। अब जो कश्मीर का एरिया था, जो यहाँ पे उस वक्त, बेसिकली तो ये गुलाब सिंह को बेचा था, लेकिन बेचा तो 1846 में था, अब आ गया था 1947। अब तक डिफरेंट यहाँ पे जो डोगरा राज के बादशाह हैं वो चेंज हो चुके थे। 1846 में गुलाब सिंह था, 1947 में हरी सिंह था। हरी सिंह ने यह फैसला किया कि हम लोग आजाद रहेंगे, हम ना पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, ना हम लोग जो हैं वो इंडिया की तरफ जाएंगे। और उसका उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था रामचंद्रा कक, जो उसने अपना वजीर रखा हुआ था, वजीर आजम। उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, हम जो हैं वो किसी के साथ नहीं जाएंगे। उसका कहना यह था कि क्योंकि हमारी जो आबादी है वो ज्यादा मुसलमान लोगों पे मुश्तमिल है, तो हिंद इंडिया के साथ हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, इंडिया के साथ हम चले जाएंगे, तो हमारे जो लोग हैं वो डिस्टर्ब होंगे। और अगर हम पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे तो हमारे अंदर कुछ माइनॉरिटीज भी रहती हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, तो पाकिस्तान उनको तंग करेगा। क्योंकि अमलगमेशन थी, डिफरेंट किस्म के लोग, आपको जैसे मैंने बताया कि हिंदू, बुद्ध मत, सिख, सारे लोग ने वहां पे इक्तदार किया। तो वहां पे पॉपुलेशन वाइज वैसे मुसलमान ज्यादा थे, लेकिन देखिए रूलर कौन है? हिंदू। पॉपुलेशन कौन है? मुसलमान ज्यादा, लेकिन अंदर सिख भी हैं और वो भी हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि जिस तरह हम गवर्नमेंट चला रहे हैं ना, हम गवर्नमेंट को वैसे ही चलाई रखते हैं, ना हम पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, ना हम जो है वो इंडिया की तरफ जाते हैं। इतने में क्या हुआ, हालात मामला जरा थोड़े से डिस्टर्ब थे इस एरिया के। तो हमारे कुछ ट्राइबल एरियाज के लोग पाकिस्तान से, वो उधर चले गए अपने मुसलमान कश्मीरी भाइयों को सपोर्ट करने। कश्मीर कन्फ्लिक्ट के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 वार्स हो चुकी हैं। छोटी मोटी झड़पें तो हर वक्त ही जारी रहती हैं। अगर हम फुल फ्लेज वार की बात कर लें तो 3 जंगें हुई हैं। 1947, 1948 की जंग, 1965 की जंग, 1999 की जंग। वैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 जंगें हुई हैं। 1971 वाली भी वो बांग्लादेश वाली जंग है, वो इंडिया भी उसके अंदर शामिल था, लेकिन वो उसके अंदर जो ओवरऑल सिनेरियो है वो अलग है। हम कश्मीर कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं तो टोटल कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान इंडिया के
दरमियान फुल फ्लैज जिसको वार बोलते हैं वो 3 हुई है, 47-48 में, 65 में, 1999 में। अब हम शुरुआत करते हैं इन वॉर्स की। ये वॉर्स स्टार्ट क्यों हुई? जब जो है अंग्रेज बना गया था एक एरिया, ये कश्मीर का मैप है, ये पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया। इस एरिया के अंदर जब ये पहले इसी तरह एरिया होता था ना, ये एरिया एक आजाद रियासत थी जिसपे इस वक्त 1947 तक हरी सिंह हुकूमत कर रहा है। हिंदू लोगों का राज है, उसके अंदर मुसलमान भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं और सिख भी रह रहे हैं, लेकिन ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों की थी। अब यहाँ पे शुरुआत किस तरह से हुई इस मामलात की, वो देखते हैं। पहली कश्मीर वार, पहली जो जंग हुई, पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, 2 अलग-अलग मुल्क बन गए और ये एक प्रिंसली स्टेट बन गई। यहाँ के लोगों ने बगावत कर दी, जो यहाँ के मुसलमान लोग थे उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने बोला कि हमने पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना है। लोगों ने अपने जो महाराजा का फैसला है, महाराजा ने कहा कि हम आजाद रहेंगे, उसके ऊपर अमल दरामद ना किया और ये कहा कि हम लोग, हमारे ज्यादा मुसलमान लोग, और ये जो एरिया है आजाद कश्मीर वाला, गिलगित बल्तिस्तान, ये केपीके के साथ और इन एरियाज के साथ लगता है, हमारा ओरिजिन ये बनता है, तो हम लोग अपने भाइयों के साथ जाना चाहते हैं। जिस पे हरी सिंह ने इस बात से इनकार कर दिया और उन लोगों को, उस बगावत को दबाने के लिए उनके ऊपर मारपीट शुरू हुई, उनको नजरबंद वगैरह किया गया। अब ये मामला देखते हुए हमारे कबायली इलाकों से कुछ जो लोग थे जिन्हें हम मुजाहिदीन बोलते हैं, वो लोग चले गए कश्मीर के इलाके में कि ये इलाका हमने पाकिस्तान के साथ मर्ज करवाना है। इसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी भी शामिल हो गई और इस ऑपरेशन को एक नाम दिया गया जिसको बोलते हैं ऑपरेशन गुलमर्ग। पाकिस्तान बनने के 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 20 अगस्त को, 6 दिन के अंदर अंदर ये प्रोग्रेस हुई कि वहां पे एक बगावत स्टार्ट हो गई। उस बगावत में जब वो मुसलमानों को मारने लग गए तो हमारे मुसलमान कबायली लोग वहां चले गए और फिर हमारी फौज ने भी एक ऑपरेशन बनाया, उस ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन गुलमर्ग। और हमारी फौज भी उस तरफ गई और हमने कश्मीर को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। जब हम लोग, पाकिस्तान उस तरफ गया ये सारे मामला करने, तो जो महाराजा हरी सिंह था वो इंडिया के पास चला गया कि मुझे मदद दो। जाहिर बात है वो एक छोटी सी प्रिंसली स्टेट थी, उसके पास इतनी फौज वगैरह तो नहीं थी। उसने इंडिया से मदद मांग ली कि मुझे आप लोग मदद दो, और आप मुझे मदद दोगे तो बाद में मैं उसके बदले क्या करूंगा। जहरी बात है अगर आपके लिए कोई इंडिया की फौज कुछ करेगी तो उसको ये भी बताना पड़ेगा ना बदले में मैं आप लोगों को क्या दूंगा। उसने कहा कि बदले में मैं कश्मीर को आप लोगों के साथ अलहाक कर दूंगा। किसको बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कश्मीर का अलहाक हरी सिंह ने बोला कि मैं जो है, इसके ऊपर खास कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता अभी तक, मिला नहीं, लेकिन जो एक वाइडली कंसेप्ट है जो माना जाता है वो यही है कि हरी सिंह ने कहा कि मैं इंडिया के साथ अलहाक कर दूंगा। लेकिन अलहाक ऐसे करूंगा कि डोमिनियन स्टेटस में रहना। डोमिनियन स्टेटस ये होता है जैसे हमारा इस वक्त कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है, वो हमारे सूबे तो नहीं है, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। हम उनकी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, उनका दफा, उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो मामला हम देखते हैं। बाकी उनके वजीर आजम भी अपने हैं, आपको पता है, उधर का जज भी अपना होता है सुप्रीम कोर्ट का, उनके प्रेसिडेंट भी अपने होते हैं। तो इसको बोलते हैं कि जस्ट साथ मिल जाना लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आ जाना। सारे मामलात में आप असर अंदाज नहीं हो सकते जो इस वक्त हमारा। तो उसने भी यही बोला था जो हरी सिंह है कि मैं तुम्हारे साथ अलहाक इस तरह कर दूंगा कि मेरा दफा तुम कर लिया करना, मुझे सिक्योरिटी तुम प्रोवाइड कर देना, हमारे जो दूसरी दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं, खारजा ताल्लुकात, खारजा पॉलिसी, उसमें तुम हमारी हेल्प कर देना। लेकिन बाकी जो हमारा यहाँ पे सिस्टम होगा अपना गवर्नमेंट का, वो हम लोग खुद ही देखेंगे। इसलिए फिर इंडिया ने जी अपना यहाँ पे अपनी फौजें भेज दी। 1 मिनट जरा ना होल्ड कीजिएगा, ठीक हो गया।
जी, इतने में क्या हुआ, मैं आप लोगों को बता रहा था कि इंडिया ने फिर इसलिए जो है यहाँ पे अपनी फौजें भेज दी। और लेकिन पाकिस्तानी मुजाहिदीन और जो पाकिस्तान आर्मी है उसने काफी सारे एरिया जो है अपने कवरेज में कर लिया, जिसमें पाकिस्तान आजाद करता करता 1948 की वार में 38% हिस्सा कश्मीर का, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर आता है, वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया ने अपने कब्जे में कर लिया, 45% हिस्सा। कुछ हिस्सा जो है कश्मीर के चाइना के हिस्से में चला गया, 17% हिस्सा। तीन मुल्कों ने इनके मुख्तलिफ जो जो उनको बॉर्डर के करीब करीब एरियाज लगते थे उसके ऊपर कब्जा कर लिया। इतने में इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस में चला गया। यूनाइटेड नेशंस अदारा ये जंगों के मामला को सॉल्व करने और इन्हीं कामों के लिए बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो इंडिया जो है वो चला गया यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि सीज फायर कर दो। सीज फायर से मुराद के अपनी जो है आपस में जो लड़ाई है इसको खत्म कर दो, जो जहां पे है वो वहीं रुक जाए। इसको बोलते हैं सीज फायर लाइन। उसके नतीजे में जो जिस जगह है वो वहीं रुक जाए। पाकिस्तान के हिस्से में उस वक्त 38% जो एरिया आ गया, जिसमें आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शामिल है। पाकिस्तान की फौजें उस बॉर्डर पे रुक गई। जो इंडिया ने जिस एरिया पे हरी सिंह के कहने के ऊपर अपनी फौजें तैनात कर दी थी, इंडिया वहां पे रुक गया। और जो चाइना है वो तो इस मामले में इन्वॉल्व ही नहीं ना होता, वो बाद में एक्साइ चीन और वो सारे मामला है। तो इस तरह से ये एरिया जो है आ गए। अब बात ये हुई कि यूनाइटेड नेशंस बीच में पड़ा और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि यहाँ पे जो है राय शुमारी कराई जाए। लोग लोग जो कहते हैं ना उनकी बात का एहतराम किया जाए, डेमोक्रेसी का एहतराम किया जाए। ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कुछ मामलात ऐसे रख दी, कुछ शराइत ऐसी रख दी। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान अपनी फौजें जो हैं वो यहाँ से बाहर निकाल ले। पाकिस्तान की फौजें कश्मीर में जहां जहां आई हैं, पाकिस्तान वहां से अपनी फौजों को बाहर निकाल ले और यहाँ पे हम इलेक्शन करवा देते हैं। प्लेबेसाइड का लफ्ज यूज होता है इसके लिए, राय शुमारी। प्लेबेसाइड लोगों को जो एक रेफरेंडम करवाते हैं, वोटिंग करवाते हैं कि पाकिस्तान में जाना है, इंडिया के साथ जाना है, या तुम लोगों ने आजाद रहना है। पाकिस्तान आज भी इस मौके पे कायम है। और हमारा जो नया नक्शा जारी हुआ 5 अगस्त 2020 को, पाकिस्तान ने एक अपना नया नक्शा जारी किया ना, 4 अगस्त 2020 को, पॉलिटिकल मैप। हाँ जी। उसके अंदर भी हमने इस एरिया को ओपन छोड़ दिया और यहाँ पे लिख दिया कि ये डिस्प्यूटेड एरिया ये सारा। और ये डिस्प्यूटेड एरिया जो है हल होगा यूनाइटेड नेशंस की जो करारदादें हैं उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब कश्मीर इशू डिस्प्यूटेड है। जो आप सुनेंगे, कहीं सुनेंगे कि पाकिस्तान की सारी ज्यादतियां हैं, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान फलां जगह नहीं माना, ये हो गया वो हो गया। इंडिया वालों की सुनेंगे, इंडिया के का मतलब हम अपनी जगह ठीक है। ओवरऑल आपके ख्याल से दुनिया में क्या कंसेप्ट है कि कुछ कश्मीर हमारे पास है, कुछ इंडिया के पास है और कुछ चाइना के पास है, तो दुनिया में क्या कंसेप्ट है कि किस कश्मीर में जुल्म है इस वक्त? कौन सा जो कश्मीर है वो ज्यादती में है? दुनिया क्या कहती है? अच्छा, दुनिया ये कहती है। हाँ, कुछ सर्चिंग आप खुद कर लीजिएगा, कुछ पॉइंट छोड़ देता हूँ आपके लिए। सर्च आप इस चीज के ऊपर कुछ कर लीजिएगा। खैर, हमने इस डिस्प्यूट में इतना आगे तक जाना नहीं होता, या इसकी बात नहीं करनी होती। इंडिया ने जब 2019 में कर्फ्यू लगाया, या जो है इसको अपने सूबे यूनियन टेरिटरीज बना लिया, जो एरियाज इंडिया के पास थे। दुनिया में 193 मुल्क हैं, 193। पाकिस्तान का साथ
3 कंट्रीज ने दिया था, 3 मुल्कों ने दिया था, चाइना था, टर्की था और गालबन इंडोनेशिया था। 190 मुल्क जो हैं वो या चुप थे, आप कह लें, या इंडिया के साइड पे थे। वाई? यूनाइटेड नेशंस में जितनी रेजोल्यूशंस जमा है कश्मीर के ऊपर, वो इंडिया की तरफ से जमा है। 1948 में जो जंग हुई यूनाइटेड नेशंस में इंडिया गया, 1965 में जब जंग हुई यूनाइटेड नेशंस में इंडिया गया। सीज फायर की वायलेशन जो यूनाइटेड नेशन ने एक एरिया बनाया हुआ है कि यहां से आगे नहीं जाना या लड़ाई नहीं करनी या एक दूसरे को फायर नहीं मारते, जो वायलेशंस करार दी जाती हैं यूनाइटेड नेशन में मजम्मत अपनी जमा करवाई जाती है। यूनाइटेड नेशन में 193 मुल्क हैं, दुनिया में भी 193 मुल्क हैं। पाकिस्तान ने अगर 200 वायलेशन जमा कराई हैं कि इंडिया ने 200 दफा इस तरह हमला किया है, तो इंडिया ने 500 समथिंग वायलेशन जमा कराई हुई हैं। FATF एक लिस्ट होती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। थोड़ी सी रियलिटी हार्ड है, चुभने वाली बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा तजिया करना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए कहाँ पे मामला ठीक है, तभी हम उनको बेहतर कर सकते हैं ना। हम किसी अच्छी पोस्ट पे आते हैं या हमें पता तो होना चाहिए कि मामला है क्या। एक लिस्ट होती है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके अंदर जो टेरर फाइनेंसिंग कंट्रीज होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस को मदद कर रही होती हैं या मनी लॉन्ड्रिंग कर रही होती हैं, उन मुल्कों को टेरर फाइनेंसिंग में डाल दिया जाता है। उन मुल्कों में टेरर फाइनेंसिंग से पाकिस्तान रिसेंटली बाहर आया है, ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान उनकी, इंडिया तो नहीं था। क्या वजह? मैंने पूछा दुनिया में क्या कंसेप्ट पाया जाता है, मैंने पाकिस्तान का कंसेप्ट नहीं पूछा। ये जो आपने बात की सरदार आफ्ताब के जनरल कंसेप्ट ये पाया जाता है कि इंडिया जुल्म कर रहा है, वो पाकिस्तान में सिर्फ पाया जाता है। दुनिया में जो कंसेप्ट पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि कश्मीर में, जो पाकिस्तान का साइड वाला कश्मीर है, वहां जुल्म हो रहा है। क्योंकि इंडिया ने, हाँ, ये जैसे आपने ने कहा, इंडिया इज मच क्लेवर देन अस। उसने अपने सफारती तल्लुकात की बुनियाद पे, अपने मामलात की बुनियाद पे दुनिया में ये रिकॉग्नाइज कराया हुआ है कि उनकी जगह अमन पसंदी वाली है। जो कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है वो पाकिस्तानी कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं कि कब्जा इंडिया ने किया हुआ है, और पाकिस्तान को हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर। लेकिन दुनिया इससे हटके देखती है, दुनिया पाकिस्तान वाले कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलती है, कब्जे वाला, और इंडिया वाले कश्मीर को किसी और तरह से देखा जाता है। उसकी कुछ वजूहात भी हैं। ऐसा क्यों कंसेप्ट दुनिया में ऐसा क्यों है? जब ये वाकया भी हुआ 193 में से सिर्फ 3 मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया। दुनिया की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। एक जर्मनी में बैठा बंदा, एक फ्रांस के अंदर बैठा बंदा, उसको क्या पता कश्मीर में क्या चल रहा है? नहीं, आप एनालाइज कीजिएगा इस चीज को। फ्रांस में या जर्मनी, देखें दुनिया के अंदर बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़ी बड़ी पावर्स हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, चाइना है। हम मिसाल ले लेते हैं जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस को कैसे पता चलेगा कि कश्मीर एक ऐसा रीजन है जिसमें कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ इंडिया के पास है, और जो इंडिया वाला हिस्सा है उधर जुल्म हो रहा है? उन्हें कौन बताएगा? क्या वो सुबह सुबह उठ के जियो न्यूज लगाएंगे, या वो जो है ARY न्यूज लगाएंगे? वो लगा भी लेंगे तो क्या उन्हें उर्दू की समझ आएगी? इंग्लिश मीडिया बताएगा, राइट। इंडियन चैनल्स इंग्लिश के अंदर हैं, पाकिस्तानी चैनल उर्दू में हैं जिन्हें नहीं कोई सुनता दुनिया में। जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेलारूस, रशिया, वहां पे जब भी कोई लगाएगा, वो अगर उसको कुछ समझ आएगी तो इंग्लिश चैनल की समझ आएगी ना। या हमारे एम्बेसडर्स, जो हमारे वजीर हैं, वो डिफरेंट मुल्कों में जाएंगे, वहां पे प्रीच करेंगे, तो हमने अपना पैगाम दुनिया को दिया ही नहीं हुआ। जब ये सारा मामला हुआ दुनिया क्यों नहीं बोली? एक वजह तो ये भी थी कि इस वक्त जो इंडिया है वो दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी है, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी। पहले नंबर पे जो है अमेरिका है, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, वर्ल्ड पावर।
जो सबसे बड़ी पावर होती है, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, वो वर्ल्ड पावर कहलाता है। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है दुनिया में? अमेरिका के पास। कितना पैसा है उसके पास? उसकी इकॉनमी कितनी है? दूसरे नंबर पे मुल्क जो सबसे ज्यादा जिसकी इकॉनमी है वो है चाइना। ऑलमोस्ट 24 के 25 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। ट्रिलियन की बात हो रही है, हम तो बिलियंस में फिर रहे हैं अभी तक। ट्रिलियंस की बात हो रही है। जो पहले नंबर पे है अमेरिका, फिर आ जाता है चाइना। 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर उसकी इकॉनमी है। उसको थोड़ा बहुत जो टफ टाइम देता है वो चाइना देता है। और जो रशिया रुशिया वाला कंसेप्ट है, रशिया कोई उसको वर्ल्ड इकॉनमी के तौर पे उभर के सामने आने वाले मुल्कों में नहीं है फिलहाल। इसराइल भी नहीं है। हम कहते हैं वो यहूदियों की साजिश, ग्रेटर इसराइल, ये वो ऐसे मामला हमारे कंसेप्ट बनाए गए हैं। थोड़ा सा मतलब हमारी जो लेवल है ना मैट्रिक और एफएससी, या हमें जो बताया गया वो मामला कुछ और हैं जो दुनिया देखती है, जो वर्ल्ड देखती है ओवरऑल न्यूट्रल होके चीजों में, वो कुछ और है मामला। ठीक है, देखे ना, इंडिया भी तो एक ऐसा मुल्क है जहां पे हिंदू लोग रहते हैं और मुसलमान भी हैं। ऑलमोस्ट जितने पाकिस्तान में हैं उतने ही, सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में है, उसके बाद इंडिया में है गालबन, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान में है। इंडिया इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया की। पाकिस्तान 24th नंबर पे आता है। फिर भी अच्छा रैंक है पाकिस्तान का, 24th अच्छा रैंक है, कोई बहुत बुरा नहीं है। इंडिया 5वें नंबर पे आता है। जो साजिशें हैं, यहूदी साजिशें, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें, मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ साजिशें, हर कोई मुसलमानों के खिलाफ है, वो सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों के खिलाफ क्यों है? जो इंडिया है उधर मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से ज्यादा है। जो इंडोनेशिया है वो भी एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे मुसलमान सबसे ज्यादा रहते हैं, वो इस वक्त एक बड़ी मतलब टॉप कंट्री है। उसके खिलाफ तो साजिशें कोई नहीं कर रहा। इंडोनेशिया के खिलाफ, मलेशिया के खिलाफ, सऊदी अरब, कतर, कतर में तो इवन फीफा भी हो गया, वर्ल्ड कप भी हो गया। बहरीन, जो अमीर कुछ मुल्क हैं, या वो भी, उधर भी तो मुसलमान ही रहते हैं, या हम कुछ ज्यादा सच्चे मुसलमान हैं पाकिस्तानी? और अगर बात कर लें मुसलमानों की, तो इंडिया में ज्यादा मुसलमान है पाकिस्तान से। उनसे तकलीफ नहीं है यहूदियों को, सिर्फ जो पाकिस्तान के अंदर मुसलमान रहते हैं उनसे तकलीफ क्यों है? हाँ, वो हम बने, बिल्कुल बने, वो एक हमारी ठीक है, लेकिन जितना हम डिफॉल्ट में है हम वो यूज ही नहीं कर सकते। हम तो अपने जो बम है उसको निकाल के थोड़ी देर के लिए उसको ऊपर टाकी शाकी भी नहीं मार सकते, जितने हम रिस्ट्रिक्टेड है। हम तो अगर मलेशिया में कॉन्फ्रेंस होती है तो हमें फोन आ जाता है सऊदी अरब की तरफ से कि मलेशिया नहीं जाना, तो हम वहां जा भी नहीं सकते। आपके सामने पिछले सालों में है ये सारे वाकयात। ठीक है, तो न्यूक्लियर जरूर है लेकिन वो बाय नेम ही है। ठीक है, हमसे भी बड़े पावरफुल मुल्क यहाँ पे मौजूद हैं, मुस्लिम कंट्रीज ही। और एफएटीएफ की लिस्ट में इनको क्यों नहीं डाला जाता? हिंदू जो लोग हैं वो बिल्कुल ही अलग एक रिलीजन है, जो कि खुदा को मानते ही नहीं। ईसाई मुसलमानों के करीब है, यहूदी मुसलमानों के करीब है, क्योंकि हम सब अल्लाह ताला पे बिलीव करते हैं। हम पे अल्हामी किताब नाज़िल हुई है, हम चारों अल्हामी किताबों पे यकीन रखते हैं मुसलमान हम लोग। जो हिंदू लोग हैं वो तो अल्लाह ताला को मानते ही नहीं है। इसका मतलब अगर यहूदी और क्रिश्चियंस को ज्यादा मसला होना चाहिए तो हिंदुओं से मसला होना चाहिए, जो टोटली डिफरेंट है। हमारा तो क्रिश्चियन, यहूदी और मुसलमानों का आपस में मसला नबी के ऊपर है ना। वो हम अपडेटेड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, वो पिछले वाले नबियों तक रहे, अगले नबियों को नहीं माना उन लोगों ने। और हम इब्राहिम अकॉर्ड भी एक हुई, डोनाल्ड ट्रंप करवा रहा था, उसको बोलते थे इब्राहिम अकॉर्ड, कि हम सारे इब्राहिम की औलाद हैं। इब्राहिम तक तो हम सब मानते हैं ना सारे मामला, उसके बाद के मामलात में हम पे तजाद आता है। तो ये जो सारे मामलात है ना, हमारे मीडिया के थ्रू, हमारे अगर आप गार्डियन न्यूज, अल जजीरा न्यूज, ठीक है, या डिप्लोमेट न्यूज, या अच्छे न्यूज चैनल सुने ना, तो मामला डिफरेंट है। दुनिया का जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है। तो खैर, हमने 1948 की जंग में कुछ एरिया जो है वो इनसे कवर करवा लिया, जिसमें हमारे पास जो है
एरिया आ गया। हाँ जी, सफारती तल्लुकात जो हैं वो बेहतर है। देखें उनके इकॉनमी इकॉनमी अच्छी है ना उनकी। अल जजीरा कतर का है चैनल। अब इकॉनमी बेस जब आप देखें लड़ाई हुई है, इंडिया ने कर्फ्यू लगाया हुआ था, जिन दिनों हम एक पाँव पे खड़े होके आधा घंटा जुम्मे वाले दिन खड़े रहते थे, तराने बनाते थे, जा जा कश्मीर से इंडिया निकल जा। उन दिनों सऊदी अरब ने, यूएई ने मोदी को अपने पास बुला के उसको तमगे दिए। मुस्लिम दुनिया के भी अक्सर ममालिक, इंडिया, उनके लिए कश्मीर पाकिस्तान का इशू नहीं मैटर करता। उनको क्या लगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक एरिया है जिसके ऊपर ये मसला चल रहा है। आपके सामने, आप इनको सर्च कर सकते हैं 2019 की जो बात, जब इंडिया ने ये कर्फ्यू लगाया था, थोड़े दिनों बाद ही नरेंद्र मोदी जो है गया था सऊदी अरब और यूएई, और वहां पे उसको तमगे और जो है वो मेडल्स डाले जा रहे थे। तो थोड़े से नजरियात जो दुनिया के हैं वो मामला जो है चेंज हैं, हमें उनको बदलना चाहिए। अपनी सफारतकारी के थ्रू हमें लॉन्च करने चाहिए अपने चैनल जो इंग्लिश में हो। हमारे न्यूज़पेपर इंग्लिश में होने चाहिए। हमारे जो एम्बेसडर्स जाते हैं डिफरेंट मुल्कों में, वो उनको डिफरेंट, जर्मनी में भी हमारा एम्बेसडर है, फ्रांस में भी, हर मुल्क में एम्बेसडर है। हमारे वजीर खारजा भी हैं। हमारा जो एक सेटअप है फॉरेन पॉलिसी का वो मौजूद है। उनको मोबिलाइज होना चाहिए। उनको चाहिए दुनिया को ये चीजें रियलाइज कराएं कि जो इंडिया ने एक नैरेटिव बनाया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया का नैरेटिव ठीक है, मेरी बात स्टार्ट हुई, मैं ये हुई कि दुनिया क्या सोचती है। इंडिया ने जो तासुर दुनिया में, इस्लामी मुल्कों में, यूनाइटेड नेशंस में और दिया हुआ है, वो बिल्कुल अलग पिक्चर दी हुई है। उसको चेंज करने के लिए पाकिस्तान को जरूरत है कि पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट मामलात में अपनी सफारतकारी को बेहतर करे। अपने जो है वो इंग्लिश चैनल्स प्रमोट करे, इंग्लिश न्यूज पेपर प्रमोट करे। हम कहते हैं ना इंग्लिश जुबान क्यों, उर्दू जुबान ही हमें उस पर ही रहना चाहिए। तो कुछ वजूहात, हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, सीएसएस है, पीएमएस है, ये इंग्लिश जुबान में होते हैं, इंटरव्यू इंग्लिश में लिए जाते हैं। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज इस वक्त एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज राइज है। और जो है जब वो राइज है, अल जजीरा अच्छा चैनल है, नो डाउट, इतना भी वो प्रो इंडियन नहीं है। मे बी पॉसिबल वो ज्यादा बात वो करता हो जो ओरिजिनल बात हो, तो हमें बुरी लग जाती हो। अल जजीरा में मैंने नहीं, मुझे ठीक लगा है अल जजीरा चैनल, अच्छी न्यूज चैनल है। अच्छा, तो ये सारी बात हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को क्या क्या मामला करने चाहिए, अपनी सफारतकारी को बेहतर करना चाहिए, डिफरेंट लोगों को विजिट्स करवाने चाहिए उन एरियाज के, अपने पाकिस्तानी कश्मीर के और इंडियन कश्मीर के, वो एनालाइज करें वो लोग वहां आके कि कहाँ पे हालात जो हैं बेहतर हैं, कहाँ पे हालात जो है वो खराब है। हाँ जी, एक है डॉन वाला है। उसके बाद जी कश्मीर के ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स हैं 1948 से 1965 तक। 65 में अगली वार होती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और फिर कुछ डेवलपमेंट्स हैं 1966 से 1990 के दरमियान। फिर 1999 में कारगिल वार होती है। ठीक है, हाँ ये मैं खत्म कर रहा हूँ बस। और उसके बाद फिर कारगिल वार के बाद 2000 से 2023 तक के मामलात हैं, अब तक का जो मामलात हैं, जिसमें रिसेंटली इंडिया ने वो रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A किया, दो अपने कवानीन को चेंज करके अपने अंदर जम कर लिया। तो ये इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स हैं, आगे स्लाइड के अंदर दी हुई है। अगर कहेंगे तो इसको मैं डिस्कस कर लूंगा कल, टोटल आपको बता भी दूंगा। वैसे आगे स्लाइड्स में लिखा है, और मेन हमने इसके अंदर से एमसीक्यू पॉइंट्स को देखना है। अगर दोबारा से इन सारी डेवलपमेंट्स को करेंगे तो पूरा हमारा एक लेक्चर लग जाएगा इसके ऊपर। और अगर स्लाइड में आपको ये भेज देता हूँ लेक्चर, अगर आपको स्लाइडों से कुछ समझ आती है उन्हीं इवेंट्स की तो ठीक है, वरना हम इसके ऊपर पूरा कल एक लेक्चर रख लेंगे कि क्या मामला पेश आए 48 से लेके 2023 तक। 1948 की वार के बाद जो है वार्स हुई उसका, और अब तक जो है कश्मीर का क्या स्टेटस है, और हमें उसके अंदर क्या जो है करना चाहिए कश्मीर के मामला को बेहतर करने के लिए। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का?
तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, छुट्टी चाहिए, चलें ठीक हो गया जी। ओके, अल्लाह हाफिज।